स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है मेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये जो चैप्टर है एक्चुअल में क्लास 9th का चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर आपको बेसिक क्लास में भी 7 में 8 क्लास में हर जगह पढ़ना रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो कि जो यहाँ पे तो कंटेंट लिखा हुआ, हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है? शेल। डिफिनीशन ऑफ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। सेल क्या होता है? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है वो शेल के थ्रू बना है। उसके अंदर जितनी भी फंक्शन हो रही है, वो जो भी काम कर रहा है, वो जो भी कैटाबॉलिक प्रोसेस उसके अंदर हो रहा है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस उसके अंदर हो रही है, वो शेल के थ्रू ही होती है। तो शेल को हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। फिर देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी शेल के स्टडी को कहा जाता है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल, ये कुछ बेसिक हिस्ट्री है सेल का, डिस्कवरी कैसे किया। रॉबर्ट हुक इन 1665, इन्होंने रॉबर्ट हुक इन 1665 फर्स्ट डिस्कवर दिस सेल फ्रॉम डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क बार्क अंडर द माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड सेलुला, अ स्मॉल रूम हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट। मतलब हुआ, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन वो शेल एक्चुअल में डेड सेल थी। वो शेल कहाँ से निकाला था? तो स्लाइस ऑफ बार्क, जो बार्क होती है उसके स्लाइस से निकाला था। और उस टाइम जो उनके पास माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था और उसको उन्होंने कहा था सेलुला। ठीक है। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटे रूम को सेलुला कहा जाता है। और इन्होंने इसको हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट भी कहा था। हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट, मधुमक्खी का छत आप कह सकते हो। But the first living shell is discovered by A.N. Leeuwenhoek in 1674 from pond water। लेकिन जो लिविंग शेल सबसे पहले डिस्कवर की गई है वो लिविनहिक के थ्रू की गई थी 1674 में। ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया सेल के बारे में। सेल थ्योरी क्या कहता है? लेकिन सेल थ्योरी क्या कहता है? शेल थ्योरी का कुछ स्टेटमेंट है, कुछ पॉस्टुलेट्स है जो कहता है। इसमें से सारे स्टेटमेंट्स को हम शॉर्ट में देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं पूरे चैप्टर्स को। पहला कुछ पॉइंट कहता है ऑल एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी एनिमल और प्लांट हैं वो शेल से बने हैं। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल, सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ सेल में करता है, इसलिए सेल को ही लाइफ का बेसिक यूनिट आप कह सकते हो। थर्ड पॉइंट कह रहा ऑल सेल arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड लाइक द पेरेंट सेल इन ऑल रिस्पेक्ट। कोई भी सेल अगर बनता है, नए सेल अगर जनरेट होते हैं, नए सेल का बनता है, तो वो जो सेल होता है अपने पहले वाले सेल की तरह ही होता है और हर रिस्पेक्ट में उसी की तरह होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। सेल थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट है। सेल थ्योरी नेक्स्ट कहता है सेल ऑर्गेनल्स डू नॉट सर्वाइव एलोन आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। अभी आप देखोगे सेल के अंदर में जितने भी लिविंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं उसको सेल ऑर्गेनल कहते हैं। वो सेल ऑर्गेनल अकेले नहीं रह सकते हैं, और यानी प्रोटोप्लाज्म से बाहर, अपने एक्वस मीडियम से बाहर नहीं रह सकते हैं सेल ऑर्गेनल। डीएनए कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल। डीएनए क्या करती है? सेल के स्ट्रक्चर और वर्किंग को कंट्रोल करती है। ये इसका सेल थ्योरी हुआ। फिर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन सेल के साइज के बारे में। देखिए, मोस्ट ऑफ सेल आर स्फेरिकल। मोस्टली जो सेल होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। कुछ सेल इलोंगेटेड होते हैं जैसा कि नर्व सेल होता है। कुछ सेल ब्रांचेस टाइप के होते हैं। कुछ डिस्क्वाइल्ड होते हैं, आरबीसी का आपने नाम सुना। कुछ स्पिंडल टाइप के होते हैं मसल्स के। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट साइज शेप ऑफ सेल्स। साइज की बात करें अगर सेल की, तो साइज ऑफ सेल्स आर डिफर फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म।
सेल का जो साइज होता है ना वो अलग अलग होता है, वो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर हम बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा सेल माना जाता है ऑस्ट्रिक एज को, और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल को कहा जाता है। तो ये था आपका बेसिक सेल का शेप एंड साइज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वायरसेस। वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल। वायरस lack of membrane, almost inactive when outside the living host. They active only host body, so they do not show life until enter the host living body. कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वायरस को हम सेल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायरस में एक प्रॉपर्टी देखी गई। वायरस में एक देखा गया कि जब वो होस्ट बॉडी से, वायरस का जो टारगेट होता है, जब वो होस्ट बॉडी से बाहर होती है तो वो प्रॉपरली इनएक्टिव होती है, लेकिन जब वो होस्ट बॉडी पे जाती है तभी वो अपने आप को जनरेट करती है, तभी वो लिविंग बॉडी की तरह काम करती है। तो इस तरह से वायरस को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं एक परफेक्टली सेल की तरह। ठीक है, सेल के कंपोनेंट पे आते हैं। सेल के बेसिकली कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो अब हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सवाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा बेसिक क्लास में, और चूँकि हम यहाँ पे क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं, एक शॉर्ट वीडियो में पूरे को देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ा के निकालेंगे। देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर ये सेल का है, ये बेसिक स्ट्रक्चर सेल का है। इस सेल का जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होता है ना, ये वाली बाहर वाली झिल्ली, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाली झिल्ली को। ठीक है, अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। पहले तो सेल का स्ट्रक्चर देख लिया, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और भी सारे चीज़ अंदर में। तो देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाली झिल्ली को कहा जा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा कह सकते हो। पहली पॉइंट इसमें याद रखना है, इट इज़ थिन फ्लेक्सिबल लिविंग आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीलापन होता है, और एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, आउटरमोस्ट कवरिंग होता है। ऐसे तो प्लांट सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग सेल वॉल आएगा, लेकिन याद रखना दोनों में पाया जाता है। इट इज़ कॉसिफाइड फ्लूइड्स इन नेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होती है, बल्कि वो सॉलिड और लिक्विड का कम्बिनेशन होती है। 50% सॉलिड 50% लिक्विड होती है, यानी सॉफ्ट टाइप की होती है। कॉसिफाइड का मतलब ये हुआ। इलास्टिक, रीजनरेटिव, अनसेलेक्टिव पेरिमेबल। इसमें इलास्टिक की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी फ्लेक्सिबल होगा। रीजनरेटिव होगा, मतलब इसमें अपने आप को जनरेट करने की एबिलिटी होती है, दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, बना सकता है। सेलेक्टिव पेरिमेबल, ये कुछ चीज़ को अंदर जाने का और कुछ चीज़ को बाहर इन और आउट करने की इसमें एबिलिटी होती है, जिसको सेलेक्टिव पेरिमेबल कहते हैं। आखिर किस चीज़ का बना होता है ये आउटरमोस्ट कवरिंग, तो ये बेसिकली बना होता है फॉस्फेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का। 2 लेयर फॉस्फेट्स लिपिड्स के होते हैं और 1 लेयर प्रोटीन का होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन के बने होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शंस पे आ जाए। इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव लेयर एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इट प्रोवाइड डिफिनिट शेप। सबसे पहले ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रस्ट कर जाएगा ना, तो सारे अंदर के सेल ऑर्गन साइटोप्लाज्म बह जाएंगे, सेल डेड कर जाएगा। तो और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको बाहर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको एक शेप प्रोवाइड करता है। ड्यू टू सेलेक्टिव पेरिमेबल इट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट फ्रॉम द सेल। कहता है ये मटेरियल को अंदर और बाहर जाने के लिए क्या करता है, एक सेलेक्टिव पेरिमेबिलिटी, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किस चीज़ को अंदर जाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं जाना चाहिए, ये सारे फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, अंदर अगर गैसेस का जाना, ऑस्मो रेगुलेशंस अगर विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब हुआ गैसेस का अंदर जाना, क्योंकि आपको पता है रिस्पायरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर में ही होता है,
साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो गैसेस का भी डिफ्यूज़न इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड इनकल फैसिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एंड एक्सटर्नल इन्वॉल्व। आप जब पढ़ोगे एगोसाइटोसिस जो कि अमीबा में होता है, तो वो क्या करता है, अपने बाहर वाले सेल मेम्ब्रेन से फूड को पकड़कर अंदर इंटेक कर लेता है। तो एक तरह से सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल ये आपका सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन हो गया। यहाँ पर हम बेसिक रिवाइज कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को एक बार में डिटेल से यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको पढ़ा तो दिया गया है, आप इसके नोट पॉइंट्स को देख लें। मूवमेंट अक्रॉस द सेल, आखिर कोई चीज़ अंदर और बाहर कैसे आ जाती है। यहाँ पे बेसिक दो प्रोसेस काम करते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। व्हाट इज ऑस्मोसिस और व्हाट इज डिफ्यूजन? A spontaneous movement of material from a region of higher concentration to lower concentration। कहीं पे किसी मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और कहीं पे कम हो, तो खुद से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उस मटेरियल का फ्लो होता है, हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी के साथ होता है। ऑक्सीजन, CO2, H2O, इसका जो मोमेंट होता है डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये खुद से होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से होता है, इसलिए इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। आए ऑस्मोसिस को समझते हैं। देखें, द नेट ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर। वाटर जो आप सॉल्वेंट कह सकते हो, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सब बड़ा आपने पढ़ा होगा। द नेट ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर टू द सॉल्यूशन थ्रू SPM, डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप अगर प्योर वाटर ले रहे हो तो वो सॉल्वेंट कहलाता है। वाटर में आपने साल्ट डाल दिया, एक शरबत के टाइप का तैयार कर लिया है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। प्योर वाटर सॉल्वेंट कहलाता है। शरबत कैसे तैयार हुआ? शुगर को डालने पर, शुगर का जो क्रिस्टल है वो सॉल्यूट कहलाएगा। तो कहते होता है क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस मोमेंट होता है। ठीक है, SPM के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मोमेंट होता है। किसका होता है? सॉल्वेंट का मोमेंट होता है। किधर से? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मोमेंट को कहा जाता है ऑस्मोसिस। मोमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, अगर किसी सेल से बाहर की तरफ मोमेंट हो रहा है, उस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। मोमेंट ऑफ सब्सटेंस आउटसाइड द सेल टू द सेल, बाहर से अगर सेल में कोई चीज़ इंटर कर रही है तो उस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ इनटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल। अमीबा में यही चीज़ होता है, लार्ज पार्टिकल को इनटेक कर लेना, है ना, बाहर से अंदर कर लेना फूड वगैरह को, ये फेगोसाइटोसिस कहती है। और पिनोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ द सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। सेल किसी चीज़ को बाहर से लिक्विड अंदर लेता है, तो इस चीज़ को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। इससे रिलेटेड कुछ टर्म थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ये हाइपरटोनिक क्या है? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल श्रिंक। और इस तरह के सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्सोऑस्मोसिस के केस है। जब सेल का कॉन्सेंट्रेशन बाहर के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो, सेल के अंदर में जो मटेरियल है वो ज़्यादा गाढ़ा हो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब गाढ़ा हो गया, तो डायलूट का मतलब पतला हो जाता है। तो जब सेल के अंदर का गाढ़ापन ज़्यादा हो और बाहर में कम हो, सेल के बाहर, तो इस केस में सेल के अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकल जाते हैं और इस केस में सेल ड्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन when concentration inside the cell is more than the concentration outside due to this cell burst। जब inside the cell concentration ज़्यादा हो और बाहर का concentration कम हो, ये उल्टा हमने पढ़ दिया।
सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो और बाहर का ज़्यादा हो, इसमें शेल का ज़्यादा होगा, बाहर का कम होगा, इस केस में सेल ब्रस्ट कर जाएगा, फूल जाएगा, फूलते फूलते स्वेलिंग आ जाएगी उसमें और वो ब्रस्ट कर जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें शेल का और बाहर का और अंदर का दोनों का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, ऐसे चीज़ को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, डिफ्यूज़न वर्सेस ऑस्मोसिस। दोनों ही प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस मोमेंट होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इट अकर विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों के फिजिकल स्टेट के साथ होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ। ये सिर्फ लिक्विड के साथ होगी। दूसरा डिफरेंस है, इसमें एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एसपीएम इज़ नॉट यूज्ड, इसमें किसी एसपीएम की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि इसमें अगर करना हो तो एसपीएम की ज़रूरत पड़ेगी, एसपीएम इज़ रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते हैं, हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जबकि इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑस्मोसिस प्रेशर से ज़्यादा अगर प्रोसेस लगा दें सॉल्यूशन पर तो वो प्रोसेस रुक जाती है, और उससे तो यहाँ पे आ गया रिवर्स और स्टॉप कर सकते हैं किसको, ऑस्मोसिस को, इसको रोक नहीं सकते हैं। मोमेंट ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूवमेंट करते हैं, इसमें याद रखें ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या है आप चैप्टर पढ़ोगे, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको देख लें। सेल वॉल, जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये सिर्फ सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल। आपको एक थोड़ा पिक्चर दिखा देते हैं प्लांट सेल का, देखें ये प्लांट सेल का पिक्चर है। ये जो मेम्ब्रेन है ना वो सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो आपका होता है सेल वॉल। तो बाहर वाली जो होती है प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर, उसको सेल वॉल कहा जाता है। तो ये सिर्फ किस में पाया जाता है? सेल वॉल, प्लांट सेल में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया, फंगाई, इसमें भी आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल देखने को मिलते हैं। इसके बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉन लिविंग आउटरमोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो सेलुलोज का बना होता है। इट इज सेलेक्टिव परमेबल, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन भी होता है। टू एडजेसेंट सेल वर एडजॉइंड बाय लेमेला सीमेंटेड लेयर, दो सेल मेम्ब्रेन आपस में जुटे होते हैं एक हार्ड मटेरियल से, तो उसको लेमेला कहते हैं। फंक्शन आखिर क्या है इसका? मेंटेन द शेप एंड प्रोटेक्शन एक्सेप्ट थ्रो परमेबल, ठीक है। इट रेगुलेट द पासेस ऑफ मटेरियल आउट एंड इन सेल। इसका मतलब हुआ कि सेल अपने अंदर और बाहर जाने का परमिशन देता है इन आउट, जो कि सेल मेम्ब्रेन भी करता है, सेल वॉल वही काम कर रहा है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड टर्जिडिटी, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हार्डनेस कहते सकते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। कंट्रोल इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट कंटिन्यू होने से, क्योंकि प्लांट्स कंटिन्यू धूप में रहते हैं, सारा का सारा वाटर अगर इवेपोरेट हो जाएगा तो वो सूख जाएंगे, तो कुछ कंट्रोल भी करता है, बिकॉज ये हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर का होता है। तो ये बेसिक इसका फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? देखिए, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल, हेडक्वार्टर ऑफ सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ और डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया है 1831 में। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर सेंट्रली लोकेटेड सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सेल के अंदर का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, सबसे बड़ा, और सेंट्रली बीच में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक, जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है। कुछ एक्सेप्शनल है, आरबीसी, ट्रैकिड्स एंड विसल इन जाइलम, जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें ट्रैकिड्स में और विसल जाइलम का जो दो टैप्स होता है, ट्रैकिड्स और विसल, उसमें नहीं पाए जाते हैं, और फ्लोएम का जो एक टैप होता है सीव ट्यूब, उसमें नहीं पाए जाते हैं। आगे आप पढ़ोगे टिश्यू वाले चैप्टर में इसके बारे में, तो आपको याद रखना आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ट्रैकिड्स और विसल में नहीं पाया जाता। ट्रैकिड विसल क्या जाइलम के ही टाइप हैं,
और सीव ट्यूब में नहीं पाया जाता, जो कि फ्लोएम के टाइप है। बाकी सारे यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, न्यूक्लियस कंटेंट अप्रॉक्स, इस न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होता है, 12% डीएनए होता है और 5% आरएनए होता है, 3% फैट यानी लिपिड होता है। न्यूक्लियस हैज 2 पार्ट, न्यूक्लियस के 2 पार्ट्स होते हैं। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, बाहर वाली कवरिंग को न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। क्या है इसकी खासियत? इट इज डबल मेम्ब्रेन कवर्ड the nucleus and separate it from cytoplasm. It also contains nuclear pores that transport material between nucleoplasm and cytoplasm. इसके बाहर वाली झिल्ली को न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। ये एक झिल्ली कंटिन्यू नहीं होती, बल्कि यहाँ पे कुछ गैप होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इस डबल जो गैप होती है, इस गैप से मटेरियल इन और आउट कर सकते हैं। अंदर वाले लिक्विड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर वाले तो आपको पता है साइटोप्लाज्म, दोनों अंदर बाहर जा सकते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो इस बाहर वाले मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियोप्लाज्म पे आ जाओ। इट कंटेन न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिक मटेरियल। अंदर वाली जो पूरी मटेरियल है ना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगी। न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 चीज़ आपको देखने को मिलता है। एक यहाँ पर रेड वाला पार्ट है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हैं। न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, याद रखें, ये शेल का स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। और क्रोमेटिक मटेरियल होता है, जो हम अभी पढ़ेंगे, डीएनए वगैरह। ये क्रोमेटिक मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, बाहर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियस का। अब आते हैं 1 और मोर न्यूक्लियस फॉर्म प्रोटीन एंड सेंटर ऑफ राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ आरएनए। ये जो न्यूक्लियोलस रेड कलर का देख रहा है ना, उस न्यूक्लियोलस जो होगा प्रोटीन के फॉर्मेशन का, या आप कह सकते हो राइबोसोम के फॉर्मेशन का, या आरएनए की फैक्ट्री कहलाती है इस रेड वाले को, न्यूक्लियोलस को। क्रोमेटिक मटेरियल की बात करेंगे, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, क्रोमेटिक मटेरियल इज elongated mass of thread like structure during the cell division. Chromatic material organized is called chromosome. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, मासेस लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक, वो क्रोमेटिक मटेरियल कहलाती है। जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना पड़ता है। जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना पड़ता है, और उस टाइम इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहते हैं, ना कि क्रोमेटिक मटेरियल। ठीक है। क्रोमोसोम कंसिस्ट डीएनए, क्रोमोसोम में डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए के फंक्शन सेगमेंट को, डीएनए जो काम करता है उसको, फंक्शन सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन बाय जनरेशन। डीएनए इज वेल नोन एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। डीएनए को केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके। अब आते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या काम करता है? कंट्रोल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, सबको कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। स्टोर दी सेल डीएनए, आरएनए कंट्रोल दी सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ये डीएनए को अंदर में रखता है, आरएनए को रखता है, और सेल के डिवीजन को कंट्रोल करता है, डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम का फॉर्मेशन यहाँ होता है। कंट्रोल दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अपने अंदर जेनेटिक कैरेक्टर डीएनए के फॉर्म में रखता है। ड्यू टू रेगुलेट्स ऑल प्रोसेस विद इन द सेल, कंट्रोल और सेलुलर एक्टिविटीज, इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। क्वेश्चन बनता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर तरह की एक्टिविटी सेल के अंदर जो होती है यही कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या है? उससे पहले हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। देखो, इट इज़ ए पार्ट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, आप यहाँ पे अगर सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। इनके बीच में जो चीज़ भी है, यानी इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो चीज़ भी है, वो कलेक्टिवली कहलाती है आपकी साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो एक्वस मीडियम होता है, जो वाटर की तरह होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, उसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड होगा साइटोसोल, और उसमें सॉलिड पार्ट होंगे, उसको सेल ऑर्गेनल कहा जाएगा।
तो आप स्टेप के हिसाब से आप समझ सकते हो, जो सॉलिड पार्ट ये सब देख रही है सेल ऑर्गेनल है, बाकी जो ये सब लिक्विड होगा वो आपका साइटोसोल होगा। ठीक है। साइटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर्स इन 1860। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आ गया है। इन सेल और केमिकल एक्टिविटी कंट्रोल बाय सम स्पेसिफिक लिविंग डिफिनिट शेप्स स्ट्रक्चर बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? तो सेल ऑर्गेनल स्पेसिफिक टाइप के डिफरेंट शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटी अंदर में अपना अपना करते रहते हैं, हर की अपनी अपनी फंक्शन होती है। प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म इज कलरलेस लिक्विड विद इन ए सेल दैट कंप्राइज द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल। प्रोटोप्लाज्म का सिंपल मतलब हुआ प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर में जितने भी लिक्विड होते हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म के फॉर्म का हो या फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के फॉर्म को, कलेक्टिवली उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसका डिफिनेशन है, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। डीएनए को केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनल पे। आप ये सेल देख रहे होगे, इसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाली चीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बारी बारी से सारे सेल ऑर्गेनल को हम डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में ईआर लिखते हैं, ट्रांसपोर्टिंग चैनल कहलाता है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विच इज़ वन एंड अटैच्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, अदर साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है और एक साइड क्या होता है, आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ से समझ में आएगा। देखो ये है आपका न्यूक्लियस और ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड वो न्यूक्लियस से अटैच होती है और एक साइड वो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। एंडोप्लाज्मिक एब्सेंस इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी स्पर्म वगैरह में एब्सेंस होती है। अब सवाल ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे आए पहले, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और दूसरे वाले को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी राइबोसोम अटैच टू सरफेस सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से बना होगा। व्हाट इज सिस्टर्नी? देखो आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देख रहे होगे, यही सिस्टर्नी है। फ्लैट एंड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर एंड पैरेलल अरेंज, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्नी। वेजाइकल लाइक स्ट्रक्चर, ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पे वेजाइकल, ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर को, और ट्यूब्यूल और ब्रांचेस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पर ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, वेजाइकल्स और सिस्टर्नी, ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो ये सिस्टर्नी का बना होगा, कौन वाला? रफ एंडोप्लाज्मिक। क्या काम करता है? इसमें राइबोसोम भी होंगे और ये इसका मेन काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, रफ वाले का। स्मूथ वाले का क्या होगा? स्मूथ वाले का मेनली ट्यूब्यूल और वेजाइकल का बना होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर का बना होगा, इन दोनों से मिलकर बना होगा। और इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं और इसका मेन काम है प्रोटीन का, लिपिड का सिंथेसाइज, फैट को बनाना, मेम्ब्रेन को बनाना। जितनी भी मेम्ब्रेन बनती है सब इसी से बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ लिया। ओवरऑल हम देखेंगे कि मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन कर रहा है। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन कर रहा है? सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन इसके रफ वाले में और स्मूथ वाले में फैट बन रहा है। इट शो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी इसमें मेम्ब्रेन बनता है, जितनी भी मेम्ब्रेन सेल को जरूरत पड़ती है यही बनता है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जो भी कोई मटेरियल जाता है या अंदर से, ये इसी से होकर जाता है। डिटॉक्सिफाइड द शेल, इस शेल को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी जो भी उसके अंदर टॉक्सिक होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है शेल से। इट प्रोवाइड ए वाइड एरिया फॉर सेलुलर रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, इसके लिए एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है। तो एक साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप कह सकते हो। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी करता है। तो ये था आपका सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पे।
नाम है इसका गोल्जी बडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता, गोल्जी एपैरेचस भी कहा जाता, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता, और आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट हाउस भी कर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हाउस भी कह सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट नाम से देखा गया। इसको डिस्कवर किया है कैमिलो गोल्जी ने। आगे देखते हैं गोल्जी बडी के बारे में इंफॉर्मेशन को समझते हैं। तो गोल्जी बडी इज एब्सेंस इन प्रोकैरियोटिक शेल शीव ऑन आरबीसी, जो कि आपको पता है कि नहीं पाया जाता इसमें, आपने पढ़ा भी था उसमें। गोल्जी बडी इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल presence in which vesicle arranged parallel to each other form cisternae। गोल्जी बडी में क्या होते हैं, जो विजाइकल होते हैं ना, पैरेलल अरेंज हो जाते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है गोल्जी बडी। ठीक है। इन एनिमल सेल, जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं, गोल्जी बडी हैज़ टू फेसेस, वन इज टुवार्ड न्यूक्लियस एंड अदर, इसको सिस कहते हैं, एंड अदर इज टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ट्रांस। गोल्जी बडी का वह एंड जो न्यूक्लियस की तरफ इंडिकेट होता है ना, कनकेव शेप का फेस का, तो वो सिस कहलाता है इस वाले एंड को, और इधर वाला एंड जो का वो ट्रांस कहलाएगा। तो सिस और ट्रांस एंडिंग के साथ दिया गया। प्लांट शेल में जब बात की जाती है तो गोल्जी बडी बिखरे होते हैं। गोल्जी बडी कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं, बिखरे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। प्लांट सेल में इस तरह के बिखरे हुए गोल्जी बडी को डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्टायोसोम्स कहा जाता है प्लांट शेल में। आखिर क्या फंक्शन कर रहा है गोल्जी बडी, देखो। इट ट्रांसपोर्ट मॉडिफाई पैकेजिंग स्टोरेज, जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहुंचती है कहाँ, गोल्जी बडी में, वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे सेल, और उनको सबसे बेहतर चीज़ उसको मॉडिफाई करता है, इस लायक बनाता है ताकि उसका यूज़ किया जा सके, पैकेजिंग करता है, एक्स्ट्रा चीज़ को स्टोर भी करता है इनटू विजाइक, अपने विजाइकल में आगे आए टारगेट तक भेजता है। आपको समझ में आ गया। एक्चुअल में गोल्जी बडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। लाइसोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनल है। ये कम्प्लेक्स शुगर को, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में बनाती है, बदलती है। इट इज़ ए लार्ज सिक्रेशन इन सेल। सेल में अगर सबसे ज़्यादा सिक्रेशन किस कोई करती है तो वो यही है, गोल्जी बडी सबसे ज़्यादा सिक्रेशन करती है, अपने अंदर से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, हार्मोन्स का निकालती है। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। आप पढ़ोगे प्लांट सेल में जब सेल डिवीज़न होता है तो डिवीज़न के टाइम में उसके बीच के लेयर एक बनती है, उस लेयर को सेल पैलेट कहते हैं। सेल प्लेट को जो बनाती है वो भी गोल्जी बडी बनाती है। तो ओवरऑल ये आपका फंक्शन हो गया सेल ऑर्गेनल गोल्जी बडी। ओके, ये गोल्जी बडी का पिक्चर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये अंदर की मेम्ब्रेन है। ब्लू वाली बाहर की, रेड वाली अंदर की। अंदर वाले, बाहर वाली तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट होती है। अंदर वाली फोल्डेड होती है। अंदर वाले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइबोसोम है, सिस्टर्नी होती है, क्रिस्टी होती है, और फिर अंदर में डीएनए वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है, एटीपी वगैरह होती है। तो आओ समझते हैं क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते क्या है, देखो। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले स्टोरेज बैटरी कहा जाता है, एटीपी मिल कहा जाता है, पावर हाउस भी कह सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मतलब ग्रेनुअल, ग्रेनुअल का मतलब पार्टिकल। पार्टिकल एक धागे की तरह एक स्ट्रक्चर ये है। इट इज़ हैलो साइक्लिक स्ट्रक्चर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई एनिमल सेल में पहली स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल में एक ही सेल ऑर्गेनल होता है जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड इज कॉल्ड क्रिस्टी। आउटरमोस्ट जो मेम्ब्रेन होगा वो पोरस होगा, इसमें हल्के हल्के पोरस होंगे, जबकि अंदर वाले जो मेम्ब्रेन होगा वो डीपली फोल्डेड होगा, मुड़ा मुड़ा हुआ होगा, इसी को क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी आपका है। द इनर सरफेस एरिया प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो फोल्डेड एरिया है ना, वो ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मल्टीसेलुलर, वो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और वे इसके अंदर वाले पार्ट में होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस इन आरबीसी एंड सीएफ ट्यूब, जो कि आपको याद रखना आरबीसी में नहीं पाया जाता, सीएफ ट्यूब। It is on DNA ribosome synthesize protein, so it is called self-regulating organ. इसका खुद का डीएनए होता है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए यह अपना प्रोटीन और जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है कुछ अंशों तक खुद से बना सकती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनल। फॉर मोस्ट रिक्वायर्ड ऑफ प्रोटीन इट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियस एंड डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, सो इट इज़ कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए जब इसको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तब फिर ये दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ये न्यूक्लियस से डीएनए लेगा, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम लेगा, तब इसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अपने पे डिपेंड नहीं बल्कि आधा अधूरा सेमी बड़े यहाँ जोड़ा गया, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है। तो इसको सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनल और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं ये आपने देखा होगा। तो इस तरीके से हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द सेल, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू सेल्स, इट इज़ द मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इट प्रोड्यूस ऑक्सीसोम एंजाइम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है ऑक्सीसोम, और यही एंजाइम एटीपी बनाता है और यही एटीपी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे बेस्ट फंक्शन इसका यही है। एनर्जी स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यू टू सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर रखती है एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी के फॉर्म में, इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो ये आपका फंक्शन। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल कहा जाता है, जहर की पुड़िया आप किसको कह सकते हो? लाइसोसोम को। ये बेसिक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर में डाइजेस्टिक एंजाइम प्रोटीन वगैरह होते हैं। लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना या डाइजेस्ट कर देना, और जोम्स का मतलब होता है बड़ी, इसमें डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है, एंजाइम होते हैं। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल दैट परफॉर्म इंटरसेलुलर डाइजेस्टिक एक्टिविटी। ये स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन में बंधा हुआ एक सेल ऑर्गेनल है जो इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटी करता है, पचाने का काम करता है। इट फिल्ड विथ डाइजेस्टिक एंजाइम, इसमें 50% के करीब डाइजेस्टिक एंजाइम भरे होते हैं, और वो डाइजेस्टिक एंजाइम कौन से होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं एंड केपेबल फॉर डाइजेस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। इस लाइसोसोम के अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो किसी भी तरह के कितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी चीज़ क्यों ना हो सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम फॉर्म बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लाइसोसोम बन तो जाता है, लाइसोसोम की बात की जा रही है, राइबोसोम नहीं। लाइसोसोम बन तो जाता है, लेकिन वो उसके बाद गोल्जी बॉडी में भेजी जाती है, जहाँ पर वो मॉडिफाई होता है और फ्यूजन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल फॉर्म गोल्जी बॉडी। तो इस तरीके से लाइसोसोम बनता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक से, उसके बाद गोल्जी बॉडी में सेंड किया जाता है। गोल्जी बॉडी से जब वो निकलती है तो फ्यूज होता है और वेसिकल के फॉर्म में गोल्जी बॉडी से बन जाती है। लाइसोसोम प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट तक, लेकिन आरबीसी में नहीं पाए जाते। लाइसोसोम आखिर क्या फंक्शन कर रहा है? फंक्शन पे आते हैं। इट ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल वन एंड डाइजेस्ट। ये कम्प्लेक्स को सिंपल में डाइजेस्ट करता है, यानी कुल मिलाकर के डाइजेशन का काम करता है। डाइजेस्ट दी फॉरेन मटेरियल, वायरस बैक्टीरिया जितनी भी आपके अंदर बॉडी में आ जाती है सबको डाइजेस्ट कर लेता है और उनको बाहर कर देता है, वन आउट द सेल, सेल से बाहर कर देता है। इट परफॉर्म वास्ट डिस्पोजल सिस्टम फॉर सेल। सेल के अंदर में जो जितनी भी चीज़ डेड कर जाती है, ख़राब चीज़ होती है, उसको अंदर ये रख लेता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग या गार्बेज बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम इन डब्ल्यूबीसी यानी लिकोसाइड्स डाइजेस्ट बैक्टीरिया। फिर डब्ल्यूबीसी भी क्या है? एक सेल है, वाइट ब्लड सेल है, इसमें भी लाइसोसोम, हर सेल में लाइसोसोम होगा, तो आरबीसी को छोड़कर तो इसमें लाइसोसोम होगा। तो डब्ल्यूबीसी में जो लाइसोसोम होता है ना, वो एक्चुअल में वायरस और बैक्टीरिया को किल कर देता है। लाइसोसोम ऑफ स्पर्म ब्रेकिंग द मेम्ब्रेन ऑफ एग। जब
रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो लाइव जो स्पर्म मेल गेमेट्स स्पर्म होता है वो स्पर्म जब फ्यूज़ होती है एक के साथ तो स्पर्म का जो लाइजोसोम होना एक के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक कर देती है और फिर फ्यूज़न हो जाता है। तो when any shell be damaged due to any metabolic process then enzyme released through lysosome and digest its own cell, that is why it is called suicide bag। कहता है कि अगर किसी भी वजह से लाइजोसोम का मेम्ब्रेन फट गया ब्रस्ट कर गया तो उसका एंजाइम पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा और वो अब खुद के सेल को क्या करेगा, खुद के सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा और इसलिए लाइजोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं। तो ये हो गया लाइजोसोम का ओवरऑल आपको पास पूरा डेटा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आते हैं राइबोसोम। इट इज़ अ स्मॉल सेल ऑर्गेनल। जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं इसमें सबसे छोटा होता है और ये सेल के अंदर भी दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है, इतना छोटा होता है। इट इज़ मेम्ब्रेन लेस पार्टिकल इन नेचर। ये इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मेम्ब्रेन लेस होती है और ये पार्टिकल नेचर में होता है। इट प्रेजेंट इन बोथ प्रोक्रिएटिव एंड यूकैरियोटिक, चाहे वो प्रोक्रिएटिव ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक, दोनों में ही पाया जाता है लेकिन आरबीसी या स्पर्म में नहीं पाया जाता। इट इज़ ईदर अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लेटलेट्स। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पूरे सेल में आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बहुत मिल सकते हैं आपको, साइटोप्लाज्म में जहाँ तहाँ बिखरे रहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी पाए जाते हैं जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनल है। राइबोसोम सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस। राइबोसोम बनता कहाँ पे, तो न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियस होती है न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही बनता है और साइटोप्लाज्म में। तो बेसिकली ये न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होता है। आखिर राइबोसोम क्या फंक्शन करता है, इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम किस चीज़ का बना हुआ होता है, आरएनए और प्रोटीन का। ये हो गया राइबोसोम आपका। नेक्स्ट पे आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। तो वैक्यूल्स क्या है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल और प्लांट में एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम वैक्यूल कहते हैं। क्या है, एनिमल सेल लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स विच इज टेम्पररी एंड स्टोर शुगर एमिनो एसिड वाटर। एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होंगे, एक से ज़्यादा संख्या में वैक्यूल्स हो सकते हैं जिसका जो टेम्पररी होते हैं, जिसका कोई ख़ास फंक्शन तो नहीं होता, बेसिकली वो स्टोरेज करते हैं एक्स्ट्रा शुगर को, एमिनो एसिड को, वाटर को। लेकिन इसका जो मेन रोल है वो है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में बेसिकली एक या कभी कभी दो एक बड़े साइज़ के क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, एक डिस्टिंक्ट परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं। और ये मैच्योर सेल के केस में देखा गया 50 to 90% भाग को कवर कर लेते हैं। इन प्लांट सेल वेरी लार्ज डिस्टिंक्ट परमानेंट वैक्यूल कवर 50 to 90% पार्ट ऑफ मैच्योर सेल। मैच्योर सेल के करते हैं। आपको अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो ये मैच्योर सेल का एक स्ट्रक्चर है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर सबसे बड़ा वाला दिख रहा है ना, यही है आपका वैक्यूल्स। जबकि एनिमल सेल में इसका कोई ख़ास रोल नहीं, आप देख रहे हो ये वैक्यूल्स है। तो समझ गए होंगे कि इसका मेन रोल प्लांट सेल में क्या फंक्शन आखिर करता है। प्लांट सेल में ही मेन फंक्शन है आइसोलेटेड हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द सेल, स्टोर टॉक्सिक मटेरियल। यानी सेल में जितने भी टॉक्सिक होते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करके अलग कर लेता है, सेल की सफाई करता है, गार्बेज का काम कर रहा है। मेंटेन वाटर बैलेंस एंड टेम्परेचर प्रेशर विद इन द सेल। वाटर को मेंटेन करता है, प्लांट में वाटर को मेंटेन करना ज़रूरी है वरना सारी वाटर क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। टेम्परेचर प्रेशर बनाता है, उसमें टर्जरिडिटी बनाई रखती है, फुलाव। टर्जर का मतलब फुलाव होता है, अंदर से प्रेशर बनाता है ताकि वो फूला रहे, ताकि एस्टोमेटा ओपन हो। हम डिटेल्स नहीं जाएंगे, एस्टोमेटा में के ओपन में ही रोल प्ले करता है प्रेशर। आगे हैं स्टोर इम्यूनो एसिड शुगर प्रोटीन, इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन बॉयंसी एंड टर्जिडिटी इन प्लांट सेल। ये बेसिक फंक्शन है वैक्यूल्स का। ठीक है, प्लास्टिड्स पे आ जाए। हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, पूरे डिटेल से जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा फिर। प्लास्टिड्स इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, डबल मेम्ब्रेन है। ये भी याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ ऑन डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है।
दिस आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो अगर मैच्योरिटी की बात ना की जाए तो ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल हो जाएगा। वैक्यूल्स की अगर चर्चा नहीं की जाए, कभी कभी वैक्यूल्स होता है वरना ये होता, तो प्लास्टिड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कह सकते हो। इट इज़ द पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल। इसमें कलर होते हैं, ये प्लास्टिड कलर प्रोवाइड करता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के कलर के हिसाब से, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट की चर्चा करते हैं। लिकोप्लास्ट क्या है? इट इज़ कलरलेस प्लास्टिड्स, मतलब कोई कलर नहीं होगा। प्रेजेंट इन नॉन ग्रीनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स, रूट, स्टेम एंड ट्यूबर्स। प्लांट्स का जो नॉन ग्रीनी पार्ट है, जो पार्ट ग्रीन नहीं है, स्पेशली स्टेम, रूट्स, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स आपने देखा होगा पोटैटो वगैरह में वाइट वाइट टाइप का निकल जाता है ग्रो करने के लिए, तो ट्यूबर्स कहते हैं। तो वो सब चीज़ जो नॉन ग्रीनी पार्ट है वो लिकोप्लास्ट की वजह से होता है, उसका कलर। द मेन फंक्शन ऑफ लिकोप्लास्ट फूड स्टोरेज लाइक अ स्टार्च एंड ऑयल। इसका मेन काम है फूड का स्टोरेज करना, याद रखना। क्रोमोप्लास्ट पे आते हैं। इट इम्पार्ट कलर टू पेटल्स, रूट्स अदर देन ग्रीन। इट इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट बाय द अदर पिगमेंट टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। देखें, क्रोमोप्लास्ट क्या है? प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ग्रीन कलर को छोड़कर कलर प्रोवाइड कर, ग्रीन नहीं, ग्रीन कलर को छोड़कर कोई भी कलर, आप डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स देखते हो, फ्लावर्स देखते होगे, वो कलर जो आती है ना, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आती है। इसका मेन काम है, और ये क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि ये भी एक कलर पिगमेंट है, ग्रीन कलर को छोड़ के है। तो जिसमें भी अदर पिगमेंट होंगी क्रोमोप्लास्ट, वो भी आपको, तो फोटोसिंथेसिस में होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, तो ये हमने देख लिया आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, देखो, मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड डिफरेंट कलर ऑफ आइसोलेट पॉलिनेशन। ये प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करती है और पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। पॉलिनेशन का मतलब होता है फ्लावर में मेल गेमेट्स का एंथर से निकलकर फीमेल गैनोशियम तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे, आपको याद रखना है यहाँ पे इस पॉइंट को नोट्स पर। क्लोरोप्लास्ट, ये कि तीसरे टाइप का प्लास्टिड है। इट इज़ ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल की वजह से। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको किचन ऑफ द सेल, फैक्ट्री ऑफ शुगर सिंथेसिस भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस का इनसाइट है, इसको किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ शुगर सिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैज 2 डिस्टिंक्ट एरिया। क्लोरोप्लास्ट के 2 भाग होते हैं मेनली। एक भाग को हम कहते हैं ग्रेना और दूसरे भाग को स्ट्रोमा। अभी ग्रेना स्ट्रोमा क्या, देखो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, अंदर में आते हैं, अंदर में कुछ लिक्विड होता है और इस टाइप की आपको लैमली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इस तरह की स्ट्रक्चर। तो ए लार्ज नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर रिमेन्स ए स्टॉक ऑफ कॉइन इज कॉल्ड ग्रेना। इसमें बहुत सारे रेड रेड जो स्ट्रक्चर दिखाई भरी रहती है, तो उसको कहा जाता है ग्रेना। ग्रेना अरेंज होते हैं एक दूसरे, ये ग्रेना का एक सीक्वेंस बन गया, ये ग्रेना का दूसरा बन गया, इस तरह बहुत सारे होते हैं। तो ग्रेना जब आपस में अरेंज होते हैं ना, तो एक यूनिट का निर्माण फॉर्म, ये यूनिट हो गया, ये ग्रेना का दूसरा यूनिट हो गया, तो इसको हम कहते हैं जाकर द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ ग्रेना, इसको ग्रेनम, और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट को थैलोकाइड कहते हैं। देखो समझाते हैं, पूरे में जो रेड रेड भरा होगा, हमने तो 2 ही बनाया है ना, पूरे को ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेना। पूरे को ग्रेना कहेंगे। अकेले वाले को, ये ग्रेना का एक बंच बन गया, ये दूसरा बन भी गया, अकेले बंच को कहेंगे ग्रेनम। उसमें से सिंगल एक को, किसी एक को कहेंगे क्या चीज़? थैलोकाइड। तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ग्रेना इज, ग्रेना पूरा किससे बना हुआ है? एक एक करके बना हुआ, तो एक वाले को थैलोकाइड कहेंगे। इसी में क्लोरोफिल होता है। द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और जो अंदर में जो लिक्विड होगा मैट्रिक्स होगा, उसको स्ट्रोमा कहेंगे। अंदर वाले लिक्विड को, मैट्रिक्स को, लिक्विड को कहेंगे स्ट्रोमा। क्या फंक्शन कर रहा है? मेन फंक्शन आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। मेंटेन द ऑक्सीजन एंड CO2 इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और CO2 को मेंटेनेंस रखता है। तो आपने सभी तरह के सेल ऑर्गेनल को पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया शॉर्ट में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक ही शेल है तो वो यूनिसेलुलर कहलाता है, और बहुत सारे सेल हैं तो मल्टीसेलुलर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? कंपोज ऑफ सिंगल सेल, कंपोज ऑफ मल्टीपल सेल। सिंगल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। इसका बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल बड़ी का होगा, इसका कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सिंपल होगा, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, मल्टीपल सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें एक ही सेल सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस को, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन सब करेगा। इसमें करने के लिए अलग अलग पार्ट होंगे। आपको अगर रिस्पायरेशन करना तो लंग्स करेगा, आपको डाइजेशन करना है तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो इसमें अलग अलग होते हैं, इसमें एक ही सेल सब करता है। डिवीजन ऑफ लेबर एट द ऑर्गेनल लेवल, इसमें काम को बांटा जाता है ऑर्गेनल लेवल पे। माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ काम है, एंडोप्लाज्मिक का कुछ काम है, लाइसोसोम का कुछ काम है। इसमें डिवीज़न बांटा जाता है बड़े बड़े स्तरों पर, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म टाइप के होते हैं नेचर में, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, अमीबा, बैक्टीरिया, वुमेन वगैरह। तो ये हो गया आपका। आगे आ जाए, टाइप्स ऑफ सेल, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी बीच में। टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, प्रो प्लस कैरियन, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब बिफोर होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो, ये बहुत पुराने न्यूक्लियस हैं, यानी कुल मिलाकर के हैं। प्रो का मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं के बराबर हो, यानी डिफिनिट न्यूक्लियस ना हो। और यू का मतलब होता है ट्रू, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। यानी कुल मिलाकर दोनों में डिफिनेशन में अंतर जो होगा वो न्यूक्लियस के बेसिस पे होगा। इसमें न्यूक्लियस तो एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गेनल जितने भी हमने टाइप्स के पढ़ा है ना, एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सब तरह तरह का चीज़ पढ़ा। इसमें सेल बॉन्डेड नहीं होंगे, उसके ऊपर सेल नहीं होगा, बिखरे होंगे, डिफ्यूज होंगे, इसमें होंगे। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा। सिंगल क्रोमोसोम होगा, इसमें एक ही क्रोमोसोम होगा। और इसमें मेड ऑफ ओनली डीएनए। इसमें क्या हो गया, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, आप ऐसे याद रखना। और ये डीएनए और का बना होगा, ये प्रोटीन और डीएनए दोनों का बना होगा। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप बहुत सारा देख सकते हो। देखो, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी यूनिसेलुलर हैं, वो सारे के सारे यूनिसेलुलर क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे। यानी जिनका बड़ी स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर टाइप का, वो प्रोकैरियोटिक में आएंगे, एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे आ जाएं, जितने भी मल्टी सेलुलर होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे, और इस यूनिसेलुलर में जो रिस्पायरेशन होता वो स्पेशल रिस्पायरेटरी साइट होता, वो मीजोसोम कहलाता है। जबकि मल्टी सेलुलर में रिस्पायरेटरी साइट माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया गया। आ जाए मेन पॉइंट पे, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। देखें, सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट होगा एनिमल में, इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, लेकिन टेम्पररी होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। इसमें लार्ज साइज का वैक्यूल्स होगा। प्लास्टिड्स इसमें एब्सेंस होंगे, क्योंकि कलर की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिड्स होंगे 3 टाइप्स के, एक्सेप्शन के साथ याद रखेंगे, फंगी में नहीं होता है प्लास्टिड्स। लाइसोसोम प्रेजेंट इन मोर नंबर, इसमें लाइसोसोम बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे, क्योंकि डाइजेशन अच्छे तरीके से इसमें होना है। जैसा कि आपको पता है, ये है आपके सेल का स्ट्रक्चर। ये है एनिमल सेल और ये प्लांट सेल का, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो ये हमने देख लिया एनिमल और प्लांट सेल में स्ट्रक्चर हो गया। अब हम जो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ ए सेल, सिंगल सेल इनटू डॉटर सेल फॉर ग्रोथ, रिप्लेस डेड सेल एंड गीमेट फॉर्मेशन। सेल का डिवीज़न, सेल का जो डिवीज़न होता है किस पर्पस से होता है, तो सेल ग्रोथ करने के लिए अपने आप को डिवाइड करते हैं। रिप्लेसमेंट, जो सेल डेड कर जाते हैं वहाँ पे नए सेल को रिप्लेस करने के लिए डिवीज़न करते हैं। और गीमेट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गीमेट फॉर्मेशन के लिए सेल का डिवीज़न होता है। सेल का डिवीज़न 2 तरह से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है,
ये in this process a cell divide into two identical diploid cell for growth. Diploid cell, daughter cell having same number of chromosome. देखो पहले सबसे पहले कोई सेल है और सबसे पहले उसको अपने आप को रिप्लिकेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को दुगना करना पड़ेगा। जब इसके बाद फिर इसका डिवीज़न होगा, डिवीज़न होने के बाद ये दोनों डॉटर सेल बनेंगे, ये दोनों सेल अपने पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होंगे। इस तरह के डिवीज़न को हम कहते हैं माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, इन विच ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू सेल प्रोड्यूस 4 आइडेंटिकल हेप्लॉइड डॉटर सेल। हेप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कोई सेल है, इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले ये अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे उसके बाद डिवीज़न होगा, इसके बाद फर्दर इसका डिवीज़न होगा और इस तरीके से ये सब डॉटर सेल बनेंगे। ये डॉटर सेल और ये है पेरेंट सेल। आपने डॉटर सेल और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाती है, इसलिए इसको हेप्लॉइड सेल कहा जाता है। हेप्लॉइड सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ ऑफ पेरेंट सेल। अब मेटोसिस और मियोसिस के पिक्टोरियल के बाद इसमें डिवीज़न में डिफरेंस को देखते हैं, आखिर क्या डिफरेंस है इसमें। जैसा कि आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसमें 1 सेल डिवीज़न होता है, एक बार सेल का डिवीज़न होता है, जबकि इसमें 2 बार सेल का डिवीज़न होता है। दोनों डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होते हैं, इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस आते हैं, वेरिएशन आता है। डॉटर सेल डिप्लॉइड टाइप की होते हैं, जबकि डॉटर सेल इसमें डिप्लॉइड टाइप के होते हैं। ये डिवीज़न रिपेयर और ग्रोथ के लिए होता है, जबकि ये डिवीज़न गिमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। और इसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ है, उसको अपना देखें। जैसा कि आपको पता है चैप्टर ख़त्म हो गया है, सेल बहुत सारे टॉपिक को आपने डिस्कस कर लिया। अब जैसा कि आपको पता है लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को आपको देखते हैं चैप्टर से रिलेटेड। असाइनमेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन को। देखो, why is cell called the structural and functional unit of life? What is the difference between diffusion and osmosis? Okay. तीसरा क्वेश्चन है, why are lysosomes known as suicide bags? और फोर्थ क्वेश्चन है, distinguish between nucleus and nucleolus। और फिफ्थ क्वेश्चन है, differentiate between leucoplast and chromoplast। सिक्स क्वेश्चन है, which organelle is known as powerhouse of the cell and why? और सेवंथ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखो, what would happen to the life of cell if there was no Golgi apertures? Why does 8 क्वेश्चन है, why does the skin of your fingers shrink when you wash cloth for a long time? और 9 क्वेश्चन है, why endocytosis found in animal only? और 10th क्वेश्चन है, नेम दी ऑर्गेनल शो दी एनोलॉगी रिटेन अंडर। किस ऑर्गेनल को हम किस नाम से जानते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टिंग चैनल सेल में किसको कहते हैं, डिस्पैचिंग यूनिट किसको कहा जाता है, स्टोरेज सेक्स किसको कहते हैं, कंट्रोल रूम किसको कहा जाता है, पावर हाउस किसको कहा जाता है, डायग्नोस्टिक बैग किसको कहते हैं, किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, एस्पेंजर ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू प्लांट सेल पोसेस लार्ज साइज वैक्यूल्स? उसमें वैक्यूल्स की साइज बड़ी क्यों होती है? और लास्ट क्वेश्चन है, ड्राई प्लांट एंड एनिमल सेल लेबल्ड इट्स डायग्राम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने रिवाइज करा दिया शॉर्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉच।